वेलकम टू द चैनल पीपल टीचर। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सीटेट एग्ज़ाम के लिए जो है पेपर फर्स्ट के एनालिसिस को। और यहाँ पे हम देखेंगे 18 नवंबर को जो पेपर हुआ है 2012 में, उसमें सीडीपी के पार्ट को। तो सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के पेपर को हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन पेपर आया था 2012 में 18 नवंबर को। तो इसमें हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट को। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे आ जाता है बाल विकास एंड शिक्षा शास्त्र का, जिसको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कहा जाता है, इसी को सीडीपी कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले नोट आपको दिया गया है कि आपको सही जो है उत्तर देने हैं हर एक प्रश्न के। उसके बाद फर्स्ट जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियां, मतलब जो एरर की जाती हैं, बच्चों से जो गलतियां होती हैं, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें से कौन सा कथन सत्य है गलतियों के बारे में, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है, तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। फर्स्ट पॉइंट आपको दिया गया है कि अगर शिक्षक जो है बच्चों की त्रुटियों को नहीं सही कर पाता है, तो वो शिक्षा की व्यवस्था के लिए जो है मान्य नहीं है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। तो ये गलत ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है। अगर टीचर ध्यान नहीं देगा तो बच्चों में सुधार कैसे आएगा। देन थर्ड पॉइंट इसमें दिया गया है कि प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा। समय लगने की वजह से जो है शिक्षक थक जाएगा। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है कि अगर थकान का जो है इंतज़ार करेगा, थकान के लिए जो है त्रुटियों को सही नहीं करेगा शिक्षक, तो बच्चों का विकास कैसे होगा। देन यहाँ पे लास्ट पॉइंट आ जाता है जिसमें बताया गया है कि स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों का सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक उन्हें जो है तुरंत ही नहीं सुधारना चाहेगा। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, जिसमें बताया गया है कि जो है टीचर एक अगर बच्चों की प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पाता है, इसका मतलब है कि टीचर जो है शिक्षा की व्यवस्था के लिए जो है असफल है, मतलब वो शिक्षक जो है फेल हो जाता है एजुकेशन के लिए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु थीम सबसे जो है सुटेबल रहेगी। तो नर्सरी कक्षा का अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, तो यहाँ पे बच्चे जो है, छोटे बच्चे जो रहते हैं, वो सबसे ज़्यादा फैमिलियर होते हैं अपनी फैमिली से, मतलब कि अपने परिवार से, उसके एनवायरनमेंट से, उसके परिवेश से। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे मेरा परिवार जो टॉपिक होगा, इससे बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को, प्राथमिक कक्षा है, प्राथमिक कक्षा का मतलब है कि 1 से लेकर अगर 5 तक की कक्षा है, तो वहाँ पे पॉजिटिव इन्वायरमेंट जो है क्रिएट करना है टीचर को। तो वो क्या करेगा। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि विभेद नहीं करना चाहिए, प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। तो ये तो अभी करेक्ट लग रहा है। बाकी ऑप्शन देखते हैं। समूह गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। मतलब कि जो समाज मिति है, जो सोशल स्टेटस है, उसके जो है बेसिस पे बच्चों का वर्गीकरण करना चाहिए, समूह बनाना चाहिए। या फिर यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है कि सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए, बच्चों को सिर्फ स्टोरी सुनानी चाहिए जो बच्चों को मोटिवेट करे। या फिर जो है डी ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। डी ऑप्शन में बताया गया है कि सुबह प्रत्येक बच्चे का जो है अभिवादन करना चाहिए। तो प्राथमिक कक्षा की अगर बात की जा रही है पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए, तो वहाँ पर बच्चों में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। हर एक बच्चे के लिए जो है सेम जो है एम्स को चुनना चाहिए, जो टारगेट होना चाहिए वो हर एक बच्चे के लिए सेम होना चाहिए, एक ही लेवल का होना चाहिए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 4th नंबर पे आ जाता है कि एक बच्चा है जो डैश से ग्रसित है, मतलब वो किस बीमारी से ग्रसित है। उसका लक्षण है यहाँ पे कि वो 100 को वॉज पढ़ता है, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है, उसमें जो है अंतर नहीं कर पा रहा है बच्चा।
तो जब बच्चे जो है पढ़ने में असमर्थ होते हैं, जब किसी वर्ड को, किसी सेंटेंस को वो पढ़ नहीं पाते हैं, उसमें अंतर नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब हो जाता है ये लर्निंग डिसऑर्डर होता है। लर्निंग डिसऑर्डर में जो है ये डिसलेक्सिया हो जाएगा। जब पठन संबंधी विकार होगा, रीडिंग एबिलिटीज़ में जो है डिसऑर्डर होगा, तो वहाँ पे जो है डिसलेक्सिया हो जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 5th नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? समस्या समाधान उपागम अगर किया जा रहा है तो उसमें विशेष चिन्ह क्या हो जाता है? फर्स्ट है यहाँ पे कि समस्या का मौलिक होती है, या फिर सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है, या थर्ड ऑप्शन दिया गया है कि समस्या केवल एक सिद्धांत या प्रकरण पर आधारित होती है। डी ऑप्शन यहाँ पे लास्ट में दिया गया है कि समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप में दिया होता है। तो समस्या जो कथन होता है, जो आप प्रॉब्लम का जो है स्टेटमेंट देते हैं, उसी में जो है उसका संकेत दिया होता है। ये ऑप्शन सबसे करेक्ट हो जाता है यहाँ पे, डी ऑप्शन। क्योंकि जब यहाँ पे जो है समस्या समाधान उपागम किया जाता है, तो उसका विशेष चिन्ह ये माना जाता है कि जो समस्या का कथन है, मतलब जो आप प्रॉब्लम के लिए स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसी में जो है संकेत उसके इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 6 नंबर पे है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो होते हैं वो शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि स्वयं स्वभाव के जो है अंतर्मुखी होते हैं, मतलब वो ज़्यादा किसी से बोलते चालते नहीं हैं, समाज में ज़्यादा जो है इंटरैक्ट नहीं करते हैं, या फिर अपनी जो है आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि अपने निर्णयों के लिए वो आत्मनिर्भर रहते हैं, मतलब उनका जो निर्णय होगा, जो डिसीज़न होगा, उस पे उन्हें कॉन्फिडेंस रहता है, वो इंडिपेंडेंट रहते हैं अपने सारे डिसीज़न के लिए। तो ये प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता हो जाती है यहाँ पे। डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, चिंतन की सूचना प्राक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं, इन चरणों का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पे चरण दिए गए हैं। पहला है यहाँ पे प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, दूसरा है प्रतिक्रिया चयन, तीसरा है श्रेणीकरण, चौथा आ जाता है पूर्व प्रक्रमण। तो इसका सही क्रम देखने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे प्रतिक्रिया क्रियान्वयन होना चाहिए, प्रतिक्रिया चयन फिर आता है, या श्रेणीकरण करना, या फिर पूर्व प्रक्रमण करना। तो यहाँ पे इसका जो सही क्रम हो जाता है वो हो जाएगा कि सबसे पहले जब चिंतन होता है, मतलब जब थिंकिंग की जाती है इंफॉर्मेशन प्रोसेस की, तो उसमें जो है सबसे पहला प्रोसेस है यहाँ पे कि सबसे पहले पूर्व प्रक्रमण किया जाएगा, मतलब कि जो प्री प्रोसेस है उसको रखा जाएगा स्टेप में। देन सेकेंड आ जाता है कि सीरियलाइज किया जाएगा चीज़ों को, श्रेणीकरण किया जाएगा उनका। देन नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे जिसमें जो है प्रतिक्रिया चयन किया जाएगा, मतलब कोई एक प्रतिक्रिया का इसमें चयन करते हैं। फिर नेक्स्ट प्रोसेस आएगा जिसमें प्रतिक्रिया का क्रियान्वयन किया जाएगा। तो सही प्रोसेस यहाँ पे हो जाता है घा, गा, खा और का। तो ये जो है क्रम आता है यहाँ पे डी ऑप्शन में, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब हम लोग। सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः, सीखने संबंधी जो निर्योग्यताएं होती हैं, तो सीखने की जो निर्योग्यताएं हैं, इनकैपेबिलिटीज़ हैं, वो उन लोगों में पाई जाती हैं जिनके जो है औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती हैं। औसत से जब श्रेष्ठ है तो उसमें किसी भी तरह की निर्योग्यता नहीं पाई जाएगी, इनकैपेबिलिटी नहीं होगी, या फिर लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है, तो जेंडर के पीछे हम क्यों पड़े इसमें। नेक्स्ट है यहाँ पे कि अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरीकरण की अपेक्षा ग्रामीणों में संबंध रखते हैं। तो यहाँ पे अपेक्षा की जाती है कि शहर से और गांव के बच्चों से, तो ये भी गलत हो जाएगा। किसी भी तरह का जो है कंपैरिजन यहाँ पे नहीं किया जाएगा सीखने संबंधी निर्योग्यता में, क्योंकि हर बच्चे की अपनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है कि उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जो है जिनकी पैतृक, मतलब जिनके माँ बाप या उनके दादी दादा
अभिभावक इस प्रकार की समस्या से ग्रसित होते हैं। तो ये एकदम करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है कि सीखने से संबंधित जो निर्योग्यताएं आती हैं, इनकैपेबिलिटीज आती हैं, वो उन बच्चों में पाई जाती हैं जिनके जो है पैतृक अभिभावक या फिर गार्जियन या उनके पेरेंट्स जो है इस बीमारी से ग्रसित होते हैं। मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, वंशानुगत जो है चलती रहती है, जनरेशन टू जनरेशन जो है ट्रांसफ़र होती है। डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है 9th नंबर पे, जिसमें बताया जा रहा है कि मोनिका एक हैं जो गणित की शिक्षिका हैं, मैथ्स की टीचर हैं ये। इन्होंने राधिका को जो है खड़ा किया है प्रश्न पूछने के लिए। राधिका जब उत्तर नहीं दे पाती है तो इन्होंने तुरंत जो है मोहन को खड़ा कर दिया है दूसरा प्रश्न पूछते हुए। तो यहाँ पर जब मोहन अपने उत्तरों को नहीं दे पा रहा है, वो संघर्ष जो है कर रहा है उत्तर देने में, तो जो है मोनिका जो शिक्षक हैं उन्होंने अपनी वर्डिंग को चेंज कर दिया, अपने शब्दों में उन्होंने बदलाव कर दिया है प्रश्न पूछने के। तो ये जो प्रवृत्ति है मोनिका की, वो क्या दर्शाती है? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कि इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका जो है सवालों के जवाब देने योग्य नहीं है। दूसरा है यहाँ पे कि अपने सवाल के प्रति थोड़ा-सा घबरा गई हैं, या फिर तीसरा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिका में रूढ़िबद्धता को जो है बढ़ावा दे रही हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि जब राधिका प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रही थी, तब मोनिका यानी कि जो मैथ्स की टीचर थी उन्होंने दूसरे बच्चे को खड़ा कर दिया। लेकिन जब मोहन नहीं उत्तर दे पा रहा था, तब उन्होंने अपनी वर्डिंग को चेंज किया। तो यहाँ पर मतलब है कि वो जो है लिंग में पक्षपात कर रही हैं यहाँ पे। जेंडर बायसनेस का ये जो है क्वेश्चन हो जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय। सीखने के लिए आकलन का मतलब हो जाता है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग में जो है कवर किए जाते हैं कि इसमें विद्यार्थियों की क्षमताओं को भी कवर किया जाएगा कि उनकी जो है कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, विद्यार्थियों की आवश्यकता क्या है, मतलब आवश्यकता के बारे में कब बात की जाएगी। तो इसमें आवश्यकता के बारे में बात नहीं की जाती है। असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए, सीखने के लिए जब हम आकलन करते हैं तो इसमें हम बच्चों की क्षमताएं देखते हैं, उनकी त्रुटियां देखते हैं, उनकी अधिगम शैली क्या है, लर्निंग के लिए कौन कौन से मेथड्स अपनाए जा रहे हैं, जबकि उनकी आवश्यकता क्या है ये इसमें नहीं देखा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एक समान जुड़वा भाई हैं जिनमें से उनको जो है सामाजिक और आर्थिक रूप से भिन्न किया गया है। एक को धनी परिवार में भेजा गया है, गोद लिया है उन्होंने। दूसरा जो भाई है उसको जो है निर्धन परिवार ने गोद लिया है। 1 साल के बाद जो है अगर उनका आईक्यू देखना हो, बुद्धि लब्धांक देखना हो उन दोनों बच्चों का, तो उसका जो है सबसे ज़्यादा अवलोकित होने का सर्वाधिक संभावना क्या है? मतलब इन दोनों सिचुएशंस में से 2 भाई हैं, दोनों को अलग-अलग एनवायरनमेंट में भेजा गया है। एक जो है सामाजिक आर्थिक रूप से धनी परिवार में गया है, एक निर्धन परिवार में गया है। तो इसका जो है उनकी आईक्यू पे क्या असर पड़ेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कि दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। दूसरा है कि धनी जो परिवार में गया है लड़का, वो निर्धन परिवार की अपेक्षा जो है ज़्यादा अंक प्राप्त करेगा, या फिर सामाजिक और आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाता है कि जो सोशल और इकोनॉमिक स्टेचर होता है वो जो है बुद्धि लब्धि को प्रभावित नहीं करता है, वो किसी भी बच्चे के आईक्यू को प्रभावित नहीं कर सकता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, जिसमें बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन-सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म गतिक कौशल का मतलब हो जाता है कि फाइन मोटर स्किल्स। तो यहाँ पे सूक्ष्म गतिक कौशल पूछा गया है, मतलब कि फाइन मोटर स्किल के बारे में पूछा जा रहा है। फाइन मोटर स्किल का मतलब होता है कि उसमें जो है छोटी-छोटी मांसपेशियों का जो है प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है दौड़ने का मतलब है कि यहाँ पे ग्रॉस मोटर स्किल का जो है हम प्रयोग कर रहे हैं। और चढ़ने में भी जो है ग्रॉस मोटर स्किल का यूज़ किया जा रहा है। फुदकना, इसमें भी ग्रॉस मोटर स्किल का यूज़ किया जा रहा है। जबकि जो लिखना है, मतलब जब हम राइटिंग करते हैं तो इसमें हम छोटी-छोटी जो है मांसपेशियों का यूज़ करते हैं। तो ये जो है वो सूक्ष्म गतिक कौशल में आएगा, फाइन मोटर स्किल में आ जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया है वाइगॉत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। वाइगॉत्स्की ने जो है सबसे ज़्यादा बल किस पे दिया है, उनका जो है कंक्लूजन क्या रहा है। तो वाइगॉत्स्की के द्वारा बताया गया है कि जब बच्चा अपने पेयर ग्रुप में सीखता है, जब वह अपने सहयोगियों के द्वारा सीखता है तो उसमें लर्निंग उनकी बेहतर होती है, समस्या समाधान वो अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि सहयोगात्मक समस्या समाधान में जो है उनका निहितार्थ रहा है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ये सबसे बेस्ट सिचुएशन होती है किसी भी बच्चे के लिए। तो यहाँ पे वाइगॉत्स्की के द्वारा बताया गया कि बच्चा जो है वो सबसे ज़्यादा सीखता है अपने व्यक्तित्व से, मतलब कि वस्तुओं से, औजारों से, किताबों से। तो इस तरह से मानव निर्मित जो वस्तुएं हैं उससे बच्चे की लर्निंग ज़्यादा अच्छी होती है। समुदायों से, मतलब जो व्यक्ति समुदाय में रह रहे हैं, इस तरह बच्चे जो है अंतःक्रिया करते हैं, आपस में जो है इंटरेक्ट होते हैं, तब जो है सहयोगात्मक क्रियाओं से उनकी जो लर्निंग होती है उसकी क्वालिटी बेटर रहती है, वो सबसे बेस्ट लर्निंग होती है उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। किशोर किस चीज़ का अनुभव कर सकते हैं, तो दुश्चिंतता या स्वयं से सरोकार करने का जो है अनुभव कर सकते हैं। किशोरावस्था जो है स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की अवस्था होती है, स्टेनले हॉल के द्वारा बताया गया है। अडोसेलेंस जो है एज होती है ये। अडोसेलेंस एज का मतलब होता है कि ये सबसे ज़्यादा तनाव एवं तूफान की अवस्था होती है। तो इसमें बच्चे को दुश्चिंतता हो सकती है, स्वयं से सर्वोकार करेगा। सर्वोकार का मतलब हो जाता है कि कंसर्न करेगा खुद से जो है बच्चा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे किया गया है आंशिक पुनर्बलन। पुनर्बलन का मतलब हो जाता है रीइंफोर्समेंट से, और आंशिक का मतलब हो जाता है कि पार्शियल इन रीइंफोर्समेंट। पार्शियल रीइंफोर्समेंट जो होता है इसका मतलब है, पार्शियल का मतलब हो जाता है कि इसमें पूरी तरह से बच्चे को सिचुएशन का पता नहीं होता है, इसलिए वो हर एक पार्ट पे, हर एक भाग पे जो है अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। मतलब वो हर एक पार्ट पे अपना सर्वश्रेष्ठ जो है देगा, अपनी सारी कैपेबिलिटीज के साथ में वो काम करता है। तो यहाँ पे आंशिक पुनर्बलन जो होता है वो सतत पुनर्बलन यानी कि सीसी की अपेक्षा जो है ज़्यादा असरदार रहता है। तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है एक सशक्त, मतलब एक जो विद्यालय है वो पूरी तरह से जो है रूल्स फॉलो करता है, अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किससे जो है सर्वाधिक बढ़ावा देगा। तो एक प्रॉपर डिसिप्लिन जो स्कूल होगा वो अपने शिक्षकों में चाहेगा कि वह उनमें जो है कंपटीशन की भावना बनी रहे, कंपटीशन का एटीट्यूड जो है बना रहे। तो यहाँ पे प्रतिस्पर्धक प्रतिस्पर्धात्मक जो है अभिवृत्ति उन टीचरों में बनी रहे आपस में, ताकि वो जो है विद्यालय को एक नया लेवल तक लेके जा सकें। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, निम्नलिखित में से अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ क्या होता है। तो इन डेप्थ इंस्ट्रक्शन जब बच्चों को दिए जाते हैं तो उसका जो है सबसे ज़्यादा लाभ हो जाता है कि फर्स्ट है यहाँ पे कि पाठ्य योजना बनाने में गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलापन जो है अनुमति की जाती है, या फिर विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संवर्धों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब हम बच्चों को अवसर देते हैं कि वो अपने सीखे गए ज्ञान को उस जो है फील्ड में, उस कॉन्टेक्स्ट में लगा सकें, और उनको जर्नलाइजेशन का जो है हम अवसर देते हैं, उनको उसके लिए जो है अवसर प्रदान करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने ज्ञान को बच्चे यूज़ कर सकें, कॉन्टेक्स्ट कर सकें, जर्नलाइजेशन किया जाता है उस चीज़ को। तो ये सबसे बेस्ट सिचुएशन होती है बच्चे के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं जिनको सबसे ज़्यादा जो है ज्ञान और शैक्षिक दक्षता की जो है ज़रूरत होती है, उनकी हार्दिक इच्छा होती है, इसका मतलब हो जाता है कि वो बच्चे यहाँ पे निष्पादन उपागम अभिविन्यास में आएंगे। तो इनका जो ओरिएंटेशन रहेगा वो परफॉर्मेंस पे बेस्ड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 20 नंबर पे यहाँ पे, जिसमें बताया गया है कि शिक्षक डैश के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को
विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। तो एक जो है यहाँ पे ऑप्शन, इसको छोड़कर जो है सभी में समस्या समाधान के लिए विद्यार्थियों के लिए उनको मज़ेदार बनाया जा सकता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर जो है उपलब्ध कराने चाहिए। बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है कि जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश करते हैं या कर रहे होते हैं तो उसमें जो है परिपूर्णता की अपेक्षा की जाती है। तो यहाँ पे परिपूर्णता जो वर्ड आ गया है उसका मतलब हो जाता है कि आप बच्चे से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जो भी काम करे वो जो है सुटेबल करे, वो करेक्ट वे में जाए। तो ऐसा नहीं होता है, अगर बच्चे जो है किसी भी तरह की एरर करते हैं तो आपका काम है कि आप उसमें जो है सुधार करें उनके एरर में। देन सी पॉइंट आ जाता है कि मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराना चाहिए, और इसके बाद डी पॉइंट है कि मुक्त खेल के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए। तो यहाँ पे बाकी 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। बी ऑप्शन जो है यहाँ पे वो रॉन्ग हो जाता है इस सिचुएशन को देखते हुए। मतलब बच्चे को जो है वो जो भी कर रहा है वो करने देना चाहिए, उसमें जो भी एरर आती है उसमें आपको सुधार करना है, ताकि बच्चा जो है अब समस्या समाधान के लिए बेहतर कर सके। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है 21st नंबर पे, जिसमें कहा गया है कि लैंग्वेज की भाषा की जो है सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो इसकी सबसे छोटी इकाई मानी जाती है रूपिम मॉर्फिम होती है। ये ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि बहुबुद्धि सिद्धांत जो है उसका निहितार्थ होता है इसके सिवाय। एक ऑप्शन है उसके सिवाय सारे निहितार्थ हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन है कि विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जाता है। तो बिल्कुल सही है, बहुविधि सिद्धांत में अलग अलग तरीकों से जो है सीखने का आकलन होता है। फिर सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे कि संवेगात्मक यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस और बुद्धि लब्धि में संबंध नहीं होता है। तो बिल्कुल सही है कि आईक्यू और इमोशनल इंटेलिजेंस में कोई संबंध नहीं होता है। सी ऑप्शन है यहाँ पे कि बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है कि ये जो है सिवाय में आता है बहुबुद्धि सिद्धांत के। डी ऑप्शन है यहाँ पे कि विषयों के विभिन्न तरीकों का से प्रस्तुत किया जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाता है कि सब्जेक्ट को अलग अलग तरीकों से अलग अलग मेथड से जो है प्रेजेंट किया जाता है। बहुबुद्धि सिद्धांत के लिए ए बी और सी डी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट है। सी ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। सीखने के लिए अधिकतम रूप से जो अभिप्रेरित करता है वो हो जाता है कि लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए व्यक्तिगत संतुष्टि होना। तो हम जो अपने एम को, जो अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं उसके लिए हमारा सेल्फ सेटिस्फैक्शन कितना है, हमारा पर्सनल जो है कितना हम संतुष्ट हैं उस चीज़ से, ये जो है मायने रखता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। यही हमारा जो है मोटिवेशन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आईक्यू बुद्धि लब्धांक सामान्यतः डैश के रूप में शैक्षणिक में निष्पादन से संबंधित होता है। मतलब कि आईक्यू जो होता है वो सामान्यतः उच्च रूप से, मतलब कि हाई लेवल पे एजुकेशनल परफॉर्मेंस से संबंधित रहता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। आईक्यू हमारे जो है एजुकेशनल परफॉर्मेंस से जो है रिलेट करता है, हाईली रिलेट करता है, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 वर्षीय बच्चा है जिसकी बुद्धि लब्धि का परीक्षण किया गया तो उसने 75 अंक प्राप्त किए हैं, 75 अंक प्राप्त किए हैं, उसकी मानसिक आयु क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो IQ का जो है सूत्र हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है यहाँ पे IQ इक्वल टू MA/CA। मतलब कि मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु 100 इंटू 100 किया जाता है। तो यहाँ पे IQ दे रखा है 75, तो रख देंगे फॉर्मूले में। और CA यानी कि जो है क्रोनोलॉजिकल एज दे रखी है बच्चे की, वास्तविक एज क्या है 16 साल। में यहाँ पे पूछा गया है, मानसिक आयु पूछी गई है, तो इसमें जो है हम कैलकुलेट कर लेंगे आप मानसिक आयु। तो बच्चे की जो मानसिक आयु आ जाती है यहाँ पे वो 12 वर्ष की आ जाएगी। तो बच्चे की जो मानसिक आयु है IQ 75 पर वो 12 वर्ष हो जाती है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। इस तरह से जब भी आपको जो है बच्चे के लिए क्वेश्चन दिया होगा, IQ पूछा जाएगा या क्रोनोलॉजिकल एज पूछी जाएगी या मानसिक आयु पूछा जाएगा, तो आप इसी फॉर्मूले से जो है निकाल लेंगे। IQ इक्वल टू
MA/CA इंटू 100। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है बुद्धिलब्धि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश और डैश का जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पे जब विद्यार्थियों के लिए हम पोर्टफोलियो डिसाइड करते हैं तो उसमें जो सामग्री होती है वो विद्यार्थियों का होना चाहिए और समावेश एक एनवायरनमेंट का होना जरूरी हो जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि सफल समावेशन के लिए डैश की आवश्यकता होती है सिवाय, मतलब निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से 3 की आवश्यकता होती है, एक को छोड़कर। तो वो कौन सा जो है ऑप्शन है वो आपको पहचानना है। तो सफल समावेशन के लिए ज़रूरी है कि संवेदनशील बने और अभिभावकों की भागीदारिता होनी चाहिए उसमें, क्षमता संवर्धन होना चाहिए, जबकि पृथक्करण की बात नहीं की जाती है इसमें, तो किसी भी तरह का सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि विद्यालय में लिंग भेद से बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो जाता है। तो विद्यालय में अगर आपको जेंडर जो है बायसनेस से बचना है कि किसी भी तरह का बच्चों में भेदभाव ना किया जाए, तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि तो यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है कि टीचर के द्वारा जो है लिंग पक्षपात पूर्ण व्यवहार जो होता है बच्चों का, मतलब जो जेंडर बायसनेस का उनका बिहेवियर है उसमें अभिसंज्ञान करना चाहिए। तो कॉग्निजेंस होना चाहिए। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ जाता है कि सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर, तो सह शैक्षणिक का मतलब हो जाता है को स्कॉलिस्टिक जो फील्ड होती हैं उसमें परफॉर्मेंस के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों के निष्पादन, मतलब कि स्कॉलिस्टिक परफॉर्मेंस के स्तर को बढ़ाने के लिए औचित्य उत्पादन स्थापना किस आधार पर की जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे कि एक, यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करती है। बी ऑप्शन है यहाँ पे कि यह व्यक्तिक विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ये कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं उसको सेटिस्फाइड करता है ये। बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वांछित बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट है कि आवासीय विद्यालय खोले जाने चाहिए। तो इसमें पूछा जा रहा है कि विद्यालय की नियमित उपस्थिति के लिए बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा जो है विद्यालय है उसके लिए जो है मोटिवेटेड रहे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आवासीय विद्यालय की संख्या बढ़ाई जाए, उनको खोला जाए। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। यहाँ पे आपके CDP के क्वेश्चन जो है समाप्त होते हैं। Thank you everyone.